आपकी जो बुक चल रही है वो चल रही है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है भाई। प्लांट फिजियोलॉजी आपका ना सेकंड पेपर है, ठीक है। फर्स्ट पेपर आपको ये कंफ्यूजन होगा बायोटेक ना डीएनए कॉम्बिनेशन वगैरह सब पढ़ लिया। तो अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी में आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन। तो जो प्लांट वाटर रिलेशन है इसको आप पढ़ोगे क्योंकि आपकी जो सेकंड यूनिट थी, सेकंड यूनिट के अंदर दो ही चीजें थी, एक तो था फोटोसिंथेसिस और दूसरा पॉइंट इसमें था रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में भी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होगा, एरोबिक भी हो सकता है, वो एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक जनरली एरोबिक होता है और एनारोबिक जो है वो ये सिमिलर टाइप ऑफ, ठीक है, यूनिसेल्युलर रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट यूनिट अब ये यूनिट आपकी पूरी हो चुकी है। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो है प्रोटीन वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि सेकंड यूनिट हो गई, थर्ड यूनिट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मेटाबॉलिज्म वगैरह ये सारी चीजें। और फोर्थ यूनिट जो है उसमें रूल्स, समझिए बात को, इसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं सब बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें जनरली आप लोग क्या बोलोगे? बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में। बायो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चीजें आ जाती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, आयरन, ये इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वही डीएनए आ रही है, लेकिन वो आप कर चुके हो, तो इसमें आपको यही पढ़ना होता है। और एक बात, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन आएगा तो प्रोटीन में एंजाइम जरूर आएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला क्या आएगा? फैट, और फैट आएगा तो फिर लिपिड भी आएगा। लिपिड और फैट में डिफरेंस क्या होता है? छोटी सी बात है, इंग्लिश वर्ड है। अच्छा, फैट फैट होता है ऐसा? ऐसे कैसे काम चलेगा? कार्बोहाइड्रेट, ओके, कार्बोहाइड्रेट इज द all these are polymer, biopolymers, means these are made up of different type of units. कार्बोहाइड्रेट की यूनिट जो होती है वो क्या है? सैकेराइड। सैकेराइड वर्ड का मतलब होता है स्वीट, ठीक है। अब वो स्वीट किस तरीके की यूनिट्स हैं? मोनो है, एक सिंपल है, मतलब 3 से लेके 7 सैकेराइड्स है तो उसको बोल देंगे मोनोसैकेराइड। ज्यादा है तो ऑली, ऑलिगो का मतलब है कि 10 से डिफरेंट टाइप के रहेंगे उसमें, है ना, डिफरेंट टाइप की यूनिट्स, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो सुक्रोज, तो वो सारी चीजें पढ़ोगे। प्रोटीन, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन किसकी यूनिट है? प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड्स, इस कैसे बनेगा ये सब हम लोग फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके। उसके बाद फैट, एक होता है घी और एक होता है रिफाइंड, डिफरेंस क्या है दोनों? अच्छा, घी जम जाता है सर्दी में, यही तो बताना है, फैटी एसिड बताते हैं। ओनली फैटी एसिड्स होंगे तो उसे फैट बोलेंगे, और फैटी एसिड के साथ क्या हो? ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल वही ग्लिसरॉल जिसका 40 to 60% सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन में ग्लिसरीन, वही ग्लिसरीन जो लैब में माउंटिंग के लिए यूज की जाती है। माउंटिंग जैसे सेपरेट वगैरह डालते हैं ना, ऐसे ही ग्लिसरीन डालते हैं। तब स्लाइड के ऊपर कोई भी टिश्यू वगैरह रखा, फिर उसके ऊपर ग्लिसरीन डाली, उसके बाद ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर माइक्रोस्कोप में एनालाइसिस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ग्लिसरीन
का जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी मॉइस्चराइजर होते हैं और जैसे डव होता है तो सब में ग्लिसरीन, ठीक है, बिना ग्लिसरीन के सब नहीं बनती है। अच्छा, फैटी एसिड्स की बात करें तो एक केवल फैटी एसिड्स की चेन है तो फिर उसे फैट कह देते हैं। अब सवाल ये था डालडा क्या है। पहली बात तो डालडा एक कंपनी है, ठीक है, डालडा एक कंपनी है जिसने क्या बनाया है, नो, जिसने वेजिटेबल ऑयल है ना, वनस्पति घी बोलते हैं डालडा को, नकली घी। वो कैसे बनता है, जब ऑयल का हाइड्रोजन तब वो फैटी एसिड वाली सिचुएशन में आता है। शायद वेजिटेबल ऑयल समझ आ गई बात? हाँ, जैसे टूथपेस्ट और टूथपेस्ट फॉर्मुलेट नहीं, ठीक है, वो तो शुरुआत में चल गई जो कंपनी के साथ नाम चलता है, एल्विरा होती है, कलर एल्विरा बोलते हैं ये है। तो डालडा एक कंपनी है भाई, ठीक है। अब बात आती है लिपिड क्या है, तो लिपिड होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसका भी रेशियो 1, 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल ऐड होते हैं तब लिपिड बनता है। और लिपिड की खास बात क्या होती है कि वो मेल्टिंग कंडीशन में रहता, मेल्ट कंडीशन में रहेगा, वो टेंपरेचर लो होते ही फैटी एसिड से थिक बॉन्डिंग करके एकदम से टाइट बॉन्डिंग करके जल्दी, ठीक है, रिएक्ट होता है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट जो है आपकी, अब क्या आने वाला है, कौन सा मौजूद आने वाला है? गर्मी आने वाली है, एक बहुत शानदार मौसम है, जिसे क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन आने वाला है। स्प्रिंग सीजन से पहले सर्दी आ गई है ना, क्यों चिलिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी सीड है प्लांट चिलिंग के टाइम पर क्या करता है, तैयार, चिलिंग के बाद जब टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो प्लांट में स्प्राउटिंग, तब जर्मिनेशन, ठीक है। कई बार इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन, अब वर्नलाइजेशन में क्या होगा, जेड वर्नलाइजेशन की जो प्रोसेस हो जाएगी इसको हिंदी में बसंतीकरण, ठीक है, बसंतीकरण। ऐसे कोई बात नहीं, तुम इसमें ध्यान दो कि वर्नलाइजेशन होता क्या है, यानी कि चिलिंग करना, फ्लावरिंग तब आएगी जब पहले क्या हो, स्प्रिंग में फ्लावर आए, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग से पहले कौन आया था, कोल्ड, विंटर। अगर विंटर नहीं आता, चिलिंग ट्रीटमेंट प्लांट को नहीं मिलता तो फिर आगे ग्रोथ नहीं करता, बस में इसलिए केवल आर्टिफिशियली किया जाता है, प्लांट को पहले ठंडा रखा जाता है और ठंडा रखने के बाद चिलिंग ट्रीटमेंट देने के बाद फिर धीरे-धीरे जब टेंपरेचर बढ़ता है तब वो एकदम से जर्मिनेट होगा। तो ये सारी चीजें, फोटो पीरियड मतलब हर प्लांट को अभी ग्रोथ के लिए क्रिटिकल टाइम पीरियड, क्रिटिकल सनलाइट चाहिए 12 to 14 आवर्स, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड इसे बोलते हैं। इससे कम होगा तो उन्हें डे क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट, एसडी का, और इनसे ज्यादा चाहिए तो उसे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। अब बात ये है कि 14 से ज्यादा चाहिए, मतलब इनको अप्रॉक्स 12 to 16 आवर का टाइम पीरियड चाहिए फोटो पीरियड को। लेकिन आप मुझे सोचते हो देखो बारे में तो ये 16 घंटे के पास 16 आवर पास करोगे, अब लाइट लगाओगे फॉरेस्ट में, गार्डन में लगाओगे, फॉरेस्ट में से लगाओगे, प्लांट वहां करोगे। जिसको ज्यादा भूख लगे वो क्या करेगा, ज्यादा खाएगा, कम खाएगा, ठीक है। यानी कि लाइट जो आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है भाई, आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन का पैकेट होता है जिसे फोटोन कहते हैं। फोटोन जब से एक सीक्वेंस में आएंगे तो वो रे बन जाती है और पार्टिकल की जो फॉर्म है वो इस तरीके से ना कभी पास रहेगा कभी दूसरे से बहुत दूर। तो इस सिचुएशन में ये क्या बना, वेव फॉर्म आई। तो जब वेव फॉर्म आती है तो दो वेव की ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ के बीच की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा। अब वेवलेंथ के हिसाब से देखना है
आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस वगैरह सब होती है। प्लांट को कितना चाहिए, अप्रॉक्स 380 से 720 नैनोमीटर, इसी रेंज की लाइट चाहिए। जैसे वहां पर ठीक है, तो वो उस रेंज की लाइट को लेने के लिए डोनर सबको सब कुछ देता है। डिपेंड किस पर करता है, एक्सेप्टर, रिसीवर। रिसीवर कौन होगा, जिसके पास रिसीविंग सिस्टम, ठीक है। और रिसीविंग सिस्टम का मतलब तो इस तरीके से कैरोटीनॉइड्स ये सारी चीजें हैं, तो वो रिसीव करेगा, तो वो कम टाइम में ज्यादा रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके अलावा प्लांट हार्मोन वो भी इसी 40 मिनट में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये सिलेबस इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज थे ना कि पहले मैंने ये वाली यूनिट करवा दी, तो अब मेरे फर्स्ट यूनिट तो हो गई, सेकंड इसलिए समझना जरूरी था। वरना हर यूनिट या हर पेपर स्टार्ट होने से पहले सिलेबस ही डिस्कस करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो अब आगे पढ़ेंगे क्या, प्लांट वाटर सिस्टम। प्लांट वाटर सिस्टम में क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो बता देंगे। प्लांट वाटर रिलेशन में हम लोग को सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या आपको पता है, प्लांट कहां ग्रो करते हैं, सॉइल, न्यूट्रिशन, वाटर, सनलाइट सब कुछ होना चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट की सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन सॉइल पर डिपेंड करते हैं क्या प्लांट, नहीं। प्लांट को सॉइल नहीं चाहिए, प्लांट को क्या चाहिए, रेसिड्यू। और दूसरी चीज क्या चाहिए, बेस। बेस तो चाहिए भाई, इतना बड़ा पेड़ है कहां खड़ा हो, ठीक है, छत पे खड़ा नहीं कर सकते, उसकी जड़ें छत को खड़ा करेंगी। तो इसलिए क्या चाहिए, प्लांट है जो उसको बेस के लिए तो सॉइल चाहिए। अगर आप बेस आर्टिफिशियली बना लो और उसे न्यूट्रिशन बाहर से दे दो, तो विदाउट सॉइल में आप वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट मिला करके प्लांट को ग्रो कर सकते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस मेथड इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। समझ गई, यहां से क्वेश्चन आते हैं इसलिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं तरीके से। फर्स्ट यूनिट प्लांट वाटर रिलेशन। सबसे पहले लॉरेंस साइंटिस्ट से जिन्होंने बताया कि वाटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि जो प्लांट है ना वो बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकता। जैसे वाटर के अलावा कुछ और भी ऑप्शन हम यूज करके देखे हैं, साइंस ने अलग अलग रिसर्च किए उसके बाद तो प्लांट वाटर रिलेशन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई और ऑप्शन है क्या वाटर के अलावा, जैसे कोई अमोनिया डाल के देखे या कोई और केमिकल यूज करके देखे, तो अल्टरनेट नहीं। जैसे आपको पता है प्लांट के न्यूट्रिशन में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ना। अगर ये नहीं है तो प्लांट ग्रोथ नहीं करता है, उसकी कमी की वजह से प्लांट में कोई ना कोई डिजीज होता है। लेकिन फिर भी हम उनका अल्टरनेटिव अंदर में जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक चीज कहीं है दूसरा डालते हैं, नाइट्रोजन एक फॉर्म में होने के बाद दूसरे फॉर्म में दे सकते हैं। यूरिया है ठीक है, यूरिया नहीं है दूसरा बना करेगा, तो फिर हम उसका फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर एग्री डाल उसके हिसाब से हम जाएगा, ठीक है। आपको पता है जो राइस का फील्ड होता है, राइस के फील्ड में पानी भरा जाता है और उसमें माइक्रोब ग्रो हो जाते हैं, और उसके बाद वो क्या करता है, तो नाइट्रोजन उसमें रिलीज होती है, तो उसकी वजह से कई बार बहुत खराब स्मेल आने लगती है चावल के पैडी की फील्ड होती है। उसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन वगैरह रिलीज हो रही है, माइक्रोब प्रोसेस करते हैं। तो हर चीज का ऑप्शन आपको मिल सकता है कि लेकिन वाटर का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हर सेल 90% वाटर से याद रखना। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 70% है वाटर, लेकिन पर्टिकुलर सेल की बात करें तो सेल के 100% में से 90% तो क्या है, ओनली 10% है, और 10 में से भी ज्यादातर 9%
और बाकी बचे 2% यहाँ। ठीक है, ऑर्गेनिक उसे कहते हैं जो पर्टिकुलरली मिलता है और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्डिंग होती है, क्योंकि CO2 इज ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जहां कार्बन है वो सब बॉन्डिंग करता है। अब वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉन्डिंग ऐसी है कि वो किसी को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। डिसॉल्व करने का मतलब क्या है? अपने बॉन्ड तोड़े और दूसरे के साथ बॉन्डिंग करे, है ना? दूसरे के साथ बॉन्डिंग करे, इसके लिए उसके पास क्या है? ऑक्सीजन है। आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? किसी भी एलिमेंट की ऐसी टेंडेंसी जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा जनरली इसकी जो वैल्यू आती है वो 4 आती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की भी जरूरी है, प्रोटॉन और आउटर मोस्ट शेल के बीच में डिस्टेंस कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच ले, नहीं, सेम चार्ज रहेगा प्रोटॉन, है ना? ऑक्सीजन की बात करें तो आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, दो लोन पेयर। और लोन पेयर के बीच में क्या होता है? हाईएस्ट अट्रैक्टिव। तो जब हाईएस्ट अट्रैक्टिव है तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग तो करेगा, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, हमने पढ़ा था ना, हाइड्रोजन बने वैलेंसी बने। और ऑक्सीजन जो है वो 8 है, 2 एंड 6, ये तो सबको पता है, 1s2 2s2 2p 4 है ना, ये तो सब पता होता है। तो ऑक्सीजन की 2 हो गई, तो ठीक है, ये H2O बनना है इसने। तो अब बात आती है बॉन्डिंग कैसे, है ना? ये हो गया ऑक्सीजन और इधर हो गया हाइड्रोजन। यहाँ ये बॉन्ड बनाता है 105 डिग्री। ठीक, 105 डिग्री एंगल पर बनाएगा तो एक तरफ तो ये डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरी तरफ पर डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके का, यानी कि 4 बॉन्ड बना सकते हैं, है ना? ऑक्सीजन है 2 ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो एक तरफ ये बनाएगा इस तरीके से डबल, ये एक बॉन्ड पूरा बना, और जो दूसरा बॉन्ड है ना वो इस तरीके, मतलब इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए। ठीक है, तो ये बॉन्डिंग इस तरीके से प्रॉपर नहीं है, सिग्मा वगैरह सब पड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, तो 105 नेट इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? नेट चार्ज H2O पर कितना है? 0, सब स्टेबल है ना, H+ का कोई माइनस नहीं। इसीलिए आप देखो H2O जब भी ब्रेक करता है ना, तो H2O एकदम से ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं, H+ की फॉर्म में एंड OH- की फॉर्म में आता है। उसका रीजन यही है कि एक तरफ से तो ये खाली है, एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसको तो फटाफट तोड़ के फ्री कर दूंगा, लेकिन इसके बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को इसने खींच रखा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कैरेक्टर, तो इसको तो आसानी से रिलीज कर देगा, इसको नहीं कर, इसको रिलीज करना है तो और एनर्जी पता है ना, एडीपी। हाँ, तो और एनर्जी देंगे तब जाकर के बॉन्ड को देगा, फिर नया होगा। तो अब ये सिचुएशन है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग होती है, क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? बॉन्ड के टाइप को आप ठीक है, वो अपना यहाँ पर टॉपिक बना लो। जो सबसे ज्यादा H+ देता है वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ज्यादा H+ होगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि मौसम के थोड़ी में पढ़ा है आपने, मेटल्स में H+ ज्यादा है तो वहां पे एसिडिक के रिजल्ट ज्यादा होंगे। ठीक, तो H+ ज्यादा हो गए तो वो एसिडिक हो गए, लेकिन ये H दोनों दे देगा, तो इसकी बैलेंस कैसे रहती है? एसिडिक और बेसिक दोनों, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्फीटेरिक। ठीक है, तो H2 क्या हो जाता है? एम्फीटेरिक। अब बात करें कि ये ठीक है सबसे परफेक्ट सॉल्वेंट है, लेकिन परफेक्ट सॉल्वेंट होने की वजह क्या है? पहली बात इसके अंदर पोलैरिटी सबसे ज्यादा है,
पोलैरिटी सबसे ज्यादा है, यानी कि H+ भी दे सकता है और माइनस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से वाटर प्लांट के अंदर आगे जा पाता है, वाटर आगे जा पाता है, उसका रीजन क्या होता है कि इसके अंदर दो तरीके के फोर्स लगते हैं। देखो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं, ऑपरेट करते हैं, है ना। यानी कि अगर प्लांट की रूट है तो रूट में आपको पता ही है रूट कैप जोन होता है, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, देन आफ्टर एलोंगेशन जोन होता है और उसके बाद मैच्योरेशन जोन। तो ये इधर इस तरफ क्या होगा, इसमें हेयर्स होते हैं, ठीक है। हेयर भी कैसे होंगे, अगर प्लांट में स्टेम के हेयर देखें, स्टेम के हेयर मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर, ये पक्की बात है। जैसे पोटैटो है तो आप पोटैटो को स्टेम कहते हैं, रूट नहीं कहते ना, पोटैटो का जो पार्ट आते हैं उसे स्टेम कहते हैं। क्यों, है तो जमीन के अंदर फर्टिलाइजेशन हो नहीं होती और जमीन के अंदर चीज जो है वो रूट दे सकती। पहली बात तो रूट क्या है, दूसरी चीज रूट में बड़ होती है, रूट में बड़ कभी नहीं होती है, लेकिन तो बड़ की प्रेजेंस से बताती है कि भाई ये जो स्टेम। दूसरी चीज आप देखो पोटैटो में भी हेयर्स होते हैं, पोटैटो के बड़ के पास कितना हेयर निकलेगा, उसको आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करो तब पता चलेगा मल्टीसेलुलर, क्योंकि स्टेम में जो हेयर होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। यहाँ रूट हेयर है। अब होगा क्या, ये है सॉइल और सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स, उन सॉइल पार्टिकल्स में क्या है, वाटर इस तरीके से कैपिलरी फॉर्म में फ्लो होगा। अगर कैपिलरी फॉर्म में है वाटर तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगा, दूसरे तरीके का वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा प्रेसार्ड, बुलार्ड, ये टाइप्स होते हैं वाटर के, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जो कैपिलरी फॉर्म में वाटर है वही क्या, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी भी प्रैक्टिकल। तो कैपिलरी के फॉर्म में जो कैपिलरी देखिए, कैपिलरी जानते हो नहीं, जानते हो तो बोल दिया करो कि नहीं, तो बताऊंगी और आप बताओगे पता है कैपिलरी, कैपिलरी एक छोटी सी ट्यूब, ठीक है, जिसमें मतलब लंबाई बहुत ज्यादा है, लेंथ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी विड्थ नहीं होती है, वो बिल्कुल स्ट्रॉ पाइप जैसी हुआ, तो उसे बोलते हैं, ठीक है। उसको कभी 12th में प्रैक्टिकल किया और लेंस सॉल्यूशन बनाया, लेंस सॉल्यूशन सोडियम का टुकड़ा डालते हैं और उसको गरम करने के फोड़ते हैं, ठंडे पानी में डालते हैं, वो फूट जाती है, तो वो जो छोटी सी पाइप जैसी होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैपिलरी को क्यों बात सुनो, कैपिलरी होती है यानी कि बहुत पतली सी स्ट्रॉ पाइप के जैसी कांच की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इस साइज में है तो इसमें होता क्या है, या कई बार आप देखो अगर आप स्ट्रॉ पाइप को भी कैपिलरी के तौर पे यूज कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। क्या आपने कभी भी देखा होगा किसी भी ऐसा पाइप जिसमें ज्यादा स्पेस नहीं है अंदर, उसमें आप ऊपर उंगली रखो, मतलब आपने क्या किया, पहले पानी खींच लिया सब क्लियर, उसके बाद आप ऊपर से भर दो। अब आप देखो ये पानी ना कितना ही यहाँ से भले ही ओपन हो लेकिन इसमें से पानी नहीं हो, क्योंकि आपने क्या कर दिया, प्रेशर को। अब उस प्रेशर को मेंटेन करने के चक्कर में स्ट्रॉ पाइप पानी नहीं हो रहा। हाँ, आपने इसको थोड़ा थोड़ा खोला है, उंगली पीछे है तो ये पानी धीरे धीरे निकल एकदम खुद ही खाली हो जाए, एयर प्रेशर ये मैटर है। तो इस तरीके से वाटर सॉइल के अंदर प्रेशर बनता है। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर बनाया किसने, रूट हेयर। रूट हेयर जब प्रेशर बनाएगा तो ये पानी अंदर जाएगा, जब वाटर अंदर एंटर करेगा तो अब खास बात ये है, वाटर के अंदर एंटर होते ही एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को यहां से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है।
क्यों हो रहा है सब कुछ? इसके लिए बहुत सारी थ्योरी चलती है, जैसे एक सिंपल थ्योरी चलती है ट्रांसपिरेशन फुल, यानी ऊपर क्या है लीफ, लीफ में क्या है स्टोमेटा, स्टोमेटा ने क्या किया वाटर ओपन हो गए, ओपन क्यों हो गए टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा था तो उसमें वाटर क्या हो गया K प्लस वगैरह आगे पढ़ोगे आप लोग कि क्यों हुआ ऐसा, पीएच उसकी चेंज हो गई, इसलिए स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होती है ना, तो इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ क्या होती है मेसोफिल सेल्स, है ना, मेसोफिल बोलते हैं वो सब्सिडरी सेल इसलिए क्योंकि हेल्प कर रही है, फंक्शनली वो सब्सिडरी बोली जाती है, लेकिन ग्रीन है पैरेंकाइमा सेल तो मेसोफिल सेल, बंडल शीट में भी पढ़ा है। तो स्टोमेटा में अगर यहाँ से वाटर लॉस हो गया ना तो ये मेम्ब्रेन ऐसे श्रिंक हो जाएगा, अभी क्लोज है, ओपन होने का मतलब है ये रिजिड हो गया, इसमें पानी भर गया, अगर इसमें पानी भर गया तो ये रिजिड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी तो ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद इसमें वाटर रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया तो अब क्या होगा इसके अंदर पानी की क्या हो गई कमी, कमी को क्या कहते हैं डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, डिफ्यूजन क्या होता है दो वर्ड सुने होंगे, एक डिफ्यूजन एक ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन मतलब फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी डिफ्यूजन, लेकिन अगर मेम्ब्रेन के बीच में है तो वो ऑस्मोसिस है, और अब केवल सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे सॉल्यूट के, अगर सॉल्यूट के होते तो क्या होता डिफ्यूजन नहीं होता, कितनी खतरनाक कंडीशन हो जाती, जो मछली रह रही है कहां सॉल्टी वाटर के अंदर, उसके सॉल्यूट्स बाहर आ जाते हैं, और अगर सॉल्यूट बाहर आ जाते तो फिश नहीं रहती ना, बॉडी खत्म हो जाती है इसकी, इसलिए नेचर जो हो रहा है वो सही हो रहा है ना, हमारे पास कुछ कमियां हैं तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, इतनी ग्रोथ हमने कभी की है, नहीं तो बैठे रहते आराम से कई बार दूध सेकते रहते फोटोसिंथेसिस है ना, जब ग्लूकोज बॉडी में अंदर बढ़ रहा है बनेगा इसको बाहर निकालने की कोशिश है ना, हाँ तो आप समझ आया, यानी रूट हेयर में वाटर गया, अब देखो हुआ क्या, यहाँ जो स्टोमेटा था ये होल स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है, जब ये क्या हुआ गार्ड सेल ने एकदम स्टोमेटा ओपन कर दिया, ओपन करने की वजह से वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो गया, अब जब वाटर यहाँ से इवेपोरेट हो गया तो ये इसमें पानी का कमी आ गई, डेफिशिएंसी हो गई, ये अपनी वाटर की डिमांड को यहाँ से पूरा करेगा कि भाई इनको पानी दो, दे पानी दो ये सेल अपनी किसी और सेल से मांगेगी, ये पीछे वाली सेल से मांगेगी, तो इस तरीके से बैक टू बैक कंडीशन जब चलेगी तो ये तो लीफ है ना, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा प्रेशर 100% फाइनली ये प्रेशर यहाँ पहुंचेगा, अब ये प्रेशर को कॉज करेगी, तो अब वाटर पीछे नहीं जा सकता, कहाँ आएगा जहाँ कमी है वही पूरा किया जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर ही तो डिफ्यूजन प्रेशर है ना, हाँ तो यहाँ से वाटर अंदर गया, अब वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं एक के बाद एक वाटर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, वो कहेगा कि अभी एक वाटर मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दे दोनों क्या है कोऑपरेटिव कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, तो रेसिप्रोसिटी, ठीक है, लेकिन यहाँ से वाटर कहाँ जाएगा इस एरिया में, यहाँ एपिडर्मिस होती है, इधर आपको पता है कॉर्टेक्स होता है, जाइलम जो है वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में भी क्या होता है ना लिग्निन वगैरह लेयर्स हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए लिग्निन एक ऐसा केमिकल है जो वाटर को ट्रांसपोर्टिव, वाटर का दुश्मन है वो सबसे, तो जिन सेल्स में लिग्निन है वहां से स्क्लेरोकाइमा वगैरह जो है वो लिग्निन की वजह से ही, क्योंकि हर प्लांट में सबसे पहले कौन सी सेल बनती है जनरली पैरेंकाइमेटस, मेरिस्टेमेटिक है वो फिर बाद में मॉडिफाइड हो जाएगी पैरेंकाइमेटस हो जाएगी, पैरेंकाइमेटस जो होगी तो ग्रीन है, पैरेंकाइमा बाद में क्या हो जाएगा कॉलेनकाइमा, कॉर्नर्स पर डिपोजिशन हो जाएगा, कॉलेनकाइमा के बाद अगर सेल की पूरी वॉल पर लिग्निन डिपॉजिट हो गया तो फिर वो स्क्लेरोकाइमा, अब बात ये है कि ये तो सब स्क्लेरोकाइमा डेड सेल होगी जो वाटर को आगे फ्लो नहीं होने देती, रेजिडिटी के लिए वो जरूरी है, प्लांट को सपोर्ट के लिए मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जरूरी है, तो फिर क्या होता है
कुछ सेल्स ऐसी होती है जाइलम के जस्ट सामने, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम ऐसे पड़े होंगे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है ना, तो ये फ्लोएम हो गया, इधर जाइलम हो गया। तो जाना है वाटर को कहाँ है, जाइलम के अंदर जाना है। तो सेल में पास आउट नहीं होगा, पहले कॉर्टेक्स वगैरह का जो एरिया है तो इसमें क्या होगा, इंटरसेल्युलर स्पेस में से वाटर पास आउट होगा, और इंटरसेल्युलर स्पेस से पास आउट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, यहाँ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें लिग्निन नहीं होता है, लिग्निन लैक, जिनमें लिग्निन नहीं है, लिग्निन लेस सेल्स जो होती है, दैट इज कॉल्ड कैस्पेरियन बैंड। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कैस्पेरियन बैंड। उन कैस्पेरियन बैंड्स के थ्रू होकर के वो जाइलम में जाएगा। जाइलम में एलिमेंट्स होते हैं, पता है ना, जाइलम के पार्ट्स होते हैं, जाइलम अकेला नहीं है, वो एक टिश्यू है कॉम्प्लेक्स, कितनी चीजों से मिलके बना है, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, वेसल्स एंड ट्रैकिट्स। इंपॉर्टेंट कौन है, वेसल या ट्रैकिट, दोनों ही है वैसे तो, लेकिन अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें वहां वेसल्स नहीं, तभी भी काम चल रहा है, तो फिर कौन, इंपॉर्टेंस सबकी है, लेकिन कोई नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव। लेकिन अगर ट्रैकिट्स भी ना हो तो फिर वो प्लांट इतना अडप्ट हो जाएगा कि वो उगेगा जाके वाटर में, जिसमें ना वेसल्स है ना ट्रैकिट्स हैं, तो पानी चढ़ा तो नहीं सकता ऊपर, तो कहाँ रहेगा, वो रहेगा ही पानी में। सीधी बात है ना, सिंपल सी बात है, अडप्टेशन। या तो आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है तो आप अपनी सिचुएशन ही बदल दोगे, है कि नहीं है, हाँ, या तो धरती पे जगह हो, नहीं है तो फिर चांद पे जाओगे, सीधी सी बात है। नहीं हुआ, नहीं हुआ ऐसा। तो अब यहाँ से वाटर होते होते कहाँ जाएगा, जाइलम तक पहुंचा, जाइलम, ट्रैकिट्स और वेसल्स में वाटर फ्लो होगा। जब वाटर जाइलम एलिमेंट्स में फ्लो होता है तो सीधी सी बात है, जो ट्रैकिट्स है, वेसल्स है, वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो सेल से बनी है, वो सेल्स है ना अपने आप में, ट्रैकिट्स वेसल्स सेल्स है। तो उन सेल्स में क्या होगा, वो सेल के मॉलिक्यूल अलग है और वाटर मॉलिक्यूल अलग है, तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन तो होने से रहा, तो वो क्या कर देगा, एडेसिव फोर्स अप्लाई करेगा। अब पीछे तो भेज नहीं सकता क्योंकि पीछे तो और वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, बल्क में आ रहा है, तो आगे भेज देगा, आगे कहाँ जगह है, ऊपर। ठीक, तो इस तरीके से वाटर फिर ऊपर फ्लो अपवर्ड। जाइलम हमेशा वाटर को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम बॉटम टू, क्यों टॉप टू बॉटम क्यों नहीं, ग्रेविटी है, पानी नीचे गिरना चाहिए साथ, प्रेशर, प्रेशर कमी जहां पे डिफ्यूजन करने का होता है, जहां कमी है वहीं जाएगा वाटर। दूसरी चीज ये करके आ रहा है, यहाँ बैठ से छोड़िए, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के लिए वो मेथड लगाएगा, या तो सीधे रास्ते आए, नहीं तो एटीपी घटता नहीं होगा, जरूरत है, जरूरत पूरी की जाती है हर हाल में पूरी की जाती है, इसीलिए वाटर अपोजिट टू ग्रेविटी भी है, ठीक है, इसीलिए इसे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट डीपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेल के अंदर डीपीडी की डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो वो कहीं से भी पानी लेगा, चाहे वो वाटर में हो, क्लियर हुई बात। दूसरी चीज, ऊपर बारिश हो रही है, बीच के बाद पानी आ रहा है, फिर क्या जरूरत है, वो पानी नीचे आ जाता है, क्या जरूरत है कि उसको कोई नहीं सोच के आना, इस बहाने पढ़ के आओगे, ठीक है, सोच के आना कि ऐसा क्यों हुआ, पानी में बारिश हो रही है, इतना गजब पानी है, तो फिर बारिश की सीजन में तो पानी ऊपर से नीचे आना चाहिए, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे रीजन सोचो कुछ, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है ना, देखो इसका कल जवाब।